हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं विदेशी आक्रमणों को। तो मौर्योत्तर काल में जो विदेशी आक्रमण हुए उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मौर्योत्तर युग में भारत में विदेशी आक्रमण हुए, जिनमें से सर्वप्रथम जो आक्रमण हुआ था वो इंडो ग्रीक था, जिनको हम बैक्ट्रियन ग्रीक भी कहते हैं। इसके बाद शक आए थे, जिनको सीथियन भी कहा जाता है। शकों के बाद पहलव आए और फिर आए कुषाण। तो हम इन सभी को यहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। आज के वीडियो में हम इंडो ग्रीक और शकों को देखेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है फिर समझ में थोड़ा कम आता है। तो इंडो ग्रीक की बात करेंगे, फिर शक की बात करेंगे। यहाँ से जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो मौर्योत्तर युग में भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ था वो था इंडो ग्रीक, जिसको हम बैक्ट्रियन ग्रीक भी कहते हैं। तो सर्वप्रथम यही आक्रमण हुआ था। तो मध्य एशिया की तत्कालीन राजनीति ने इन्हें भारत की ओर पलायन करने के लिए बाध्य कर दिया था। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उनके एक सेनापति थे जिनका नाम अक्सर आता है सेल्यूकस। सेल्यूकस ने मध्य एशिया के एक बड़े भूभाग पर अपना आधिपत्य जमाया सिकंदर महान के बाद। तो सिकंदर महान के बाद कौन आया? सेल्यूकस निकेटर। और उसके विशाल साम्राज्य को सेल्यूकस साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात हम करें डियोडोरस फर्स्ट। डियोडोरस फर्स्ट ने सर्वप्रथम एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। तो हम इंडो ग्रीक की बात कर रहे हैं। तो डियोडोरस फर्स्ट ने सर्वप्रथम स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। डियोडोरस फर्स्ट के बाद हम बात करेंगे डियोडोरस सेकंड की। तो डियोडोरस सेकंड की हत्या कर दी थी एक महत्वाकांक्षी शासक ने, यूथिडेमस ने। तो यूथिडेमस से क्वेश्चन बनता है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे चलकर यूथिडेमस वंश या डेमेट्रियस वंश कहलाया ये। तो इसको ध्यान रखिए थोड़ा। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? इंडो ग्रीक आक्रमण की। सर्वप्रथम हमने बात की सेल्यूकस निकेटर की। सिकंदर महान के बाद सेल्यूकस निकेटर ने साम्राज्य को संभाला और अपने साम्राज्य का विस्तार किया बहुत ज़्यादा, और इनके विस्तार को सेल्यूकस साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आते हैं डियोडोरस फर्स्ट, जिन्होंने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। डियोडोरस सेकंड आते हैं। डियोडोरस सेकंड की हत्या करते हैं यूथिडेमस। और यूथिडेमस फर्स्ट शासक हुए ऐसे जिनको सीरिया के शासक एंटीयोकस सेकंड द्वारा यानी इनकी सत्ता स्वीकारी। बैक्टीरिया में यूथिडेमस की सत्ता जो स्वीकारी थी वो कौन थे? तो सीरिया के शासक थे एंटीयोकस थर्ड। तो इनको ध्यान रखना है। प्रथम शक्तिशाली शासक ये हैं यूथिडेमस, जिसकी सत्ता को स्वीकार किया है सीरिया के शासक एंटीयोकस थर्ड ने। वेरी इंपॉर्टेंट आता है डेमेट्रियस फर्स्ट, क्योंकि प्रथम यवन आक्रमण हुआ था। एक तरह से सफल आक्रमण करते हैं ये डेमेट्रियस फर्स्ट भारत पर, और अपनी राजधानी स्थापित करते हैं यहाँ पर साकल या सियालकोट। तो ये ध्यान रखना है, डेमेट्रियस फर्स्ट प्रथम यवन आक्रमण था भारत पर ये, और ये इनकी राजधानी थी सियालकोट साकल। डेमेट्रियस फर्स्ट के समय ही यूनानी राज्य जो है दो भागों में विभक्त हो गया, यानी दो भागों में विभक्त हो गया डेमेट्रियस फर्स्ट के समय में। प्रथम यवन आक्रमण था, ये सफल आक्रमण था डेमेट्रियस फर्स्ट का, और इसी में के साथ ही यूनान जो है दो राज्यों में विभक्त हो गया, जिसकी पहली तो राजधानी थी साकल, यानी एक शाखा की राजधानी थी साकल और दूसरी शाखा की तक्षशिला थी। तो पहली शाखा हमने देखी, वो कौन है? यूथिडेमस वंश कहा जा सकता है उसको, क्योंकि प्रथम यही शासक हुए थे जिसको सीरिया के शासक ने मान्यता दी थी। और दूसरे इनको डेमेट्रियस वंश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि डेमेट्रियस फर्स्ट ने प्रथम सफल आक्रमण किया था भारत पर, इसीलिए इसको इस नाम से भी जाना जाता। तो पहली शाखा इनकी है यूथिडेमस वंश या डेमेट्रियस वंश। दूसरी शाखा थी तक्षशिला की, जो कि यूक्रेटाइडस का नियंत्रण था इस शाखा पर, यूक्रेटाइडस का। यूक्रेटाइडस में हम देखें तो स्ट्रैबो और जस्टिन इसका वर्णन करते हैं। और इसके अंतिम शक्तिशाली शासक की बात करें तो एंटीएलकिडस थे, जिसका एक अभिलेख मिलता है वैसनगर विदिशा से, जिस पर गरुड़ शतम, जो कि गरुड़ शतम पर खुदा हुआ है। तो यूक्रेटाइडस वंश में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हम देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि डेमेट्रियस फर्स्ट के समय में ही यूनानी राज्य दो भागों में विभक्त हो गए थे।
पहली शाखा की राजधानी थी साकल, दूसरी की राजधानी थी तक्षशिला। तो यहाँ पर यूथिडेमस वंश या डेमेट्रियस वंश की बात करें तो इसमें सबसे शक्तिशाली शासक की बात करें तो वो आते हैं मिनांडर, जिनका बौद्ध साहित्य में भी वर्णन मिलता है और बौद्ध साहित्य में इनको मिलिंद कहा गया है। महायान बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नों में मिलिंद के जीवन और उनके क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में मिलिंद और बौद्ध आचार्य नागसेन के बीच हुए प्रश्नों के आधार पर मिलिंद की बौद्ध धर्म में अभिरुचि तथा तत्कालीन सांस्कृतिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। तो ध्यान रखना है ये मिलिंद पन्नों किससे संबंधित है और इसमें क्या वार्तालाप हो रहा है, किन किन के बीच है, ये मैंने आपको बता दिया। मिलिंद पन्नों एक बौद्ध ग्रंथ है और बौद्ध आचार्य है आचार्य नागसेन, और यहाँ पर मिनांडर और नागसेन के बीच प्रश्न उत्तर हो रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है। और ये मिनांडर किस वंश से संबंधित है? यूथिडेमस वंश से। और यहाँ पर हम बात करें मिनांडर का उल्लेख और कहाँ से मिलता है हमें, एक तो हमें मिलिंद पन्नों से मिलता है जो कि बौद्ध साहित्य है एक, तो इसके अतिरिक्त हमें छैमंदर की एक रचना है और तारानाथ की एक पुस्तक है। देखेंगे तारानाथ की पुस्तक है भारत में बौद्ध धर्म का इतिहास, इसमें हमें मिनांडर का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है छैमेंद्र की रचना अवदान कल्पकता, इसमें हमें मिनांडर का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त एक अभिलेख है जो कि इलाहाबाद के निकट रेह नामक स्थान से मिला है, वहाँ से हमें मिनांडर की जानकारी मिलती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अभिलेख कौन सा है, तो इलाहाबाद के निकट रेह नामक स्थान से अभिलेख मिला है, उससे हमें मिनांडर की जानकारी मिलती है। और एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मिलिंद पन्नों किससे संबंधित है और इसमें किस वंश के किस शासक की जानकारी मिलती है। इसके बाद हम बात करें तो मिनांडर के पुत्र हुए थे स्ट्रेटो, जहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। इन्होंने स्ट्रेटो ने एक उपाधि धारण की थी सोटर, तो ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। तो लगभग 30 ईसा पूर्व में शकों ने इन पर कब्जा कर लिया था, यानी इनको हरा दिया था। तो ये ध्यान रखना है कि इंडो ग्रीक के बाद कौन आए, तो वो आए थे शक। 30 ईसा पूर्व में शकों ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था और यूथिडेमस वंश या डेमेट्रियस वंश का अंत कर दिया था। तो हमने यूथिडेमस वंश क्यों कहा इसको, या इसको डेमेट्रियस वंश क्यों कहा, हमने सारा देखा। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। यूथिडेमस इसीलिए कहते हैं इसको क्योंकि प्रथम ये से शासक हुए थे जिनको सीरिया के शासक एंटिकोनस III ने मान्यता प्रदान की थी। डेमेट्रियस वंश इसीलिए कहते हैं क्योंकि प्रथम यवन आक्रमण हुआ था इनके द्वारा भारत पर और ये सफल रहे थे और साकल को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। तो इसीलिए इंडो ग्रीक में हमने देखा डेमेट्रियस फर्स्ट के समय यूनानी शाखा 2 भागों में विभक्त हो गई थी। तो हमने साकल की बात कर ली, यानी जिनकी राजधानी साकल थी उसकी बात की, हमने डेमेट्रियस वंश की बात कर ली। इसके बाद हम बात करेंगे तक्षशिला। तक्षशिला पर था यूक्रेटाइडस का नियंत्रण। यूक्रेटाइडस की बात करें तो इसका वंश का वर्णन जो है स्ट्रैबो और जस्टिन के विवरण से हमें मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, थोड़ा ये ध्यान रखना है कि डेमेट्रियस फर्स्ट के समय यूनानी शाखा जो है 2 भागों में विभक्त हो गई थी। कौन कौन से हैं, तो अंतिम महत्वपूर्ण शासक की बात करें तो वो अंतिम महत्वपूर्ण शासक थे एंटीएल्किडस। ठीक है, एंटीएल्किडस। इनके समय की एक अभिलेख मिला है, वैसनगर विदेशिया से मिला है। अभिलेख एक गरुड़ स्तंभ पर खुदा हुआ है। इस अभिलेख के अनुसार तक्षशिला निवासी हेलियोडोरस ने भागवत वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाई थी। तो ये इम्पोर्टेंट है कि किसने स्थापना करवाई थी गरुड़ स्तंभ की, तो वो करवाई थी हेलियोडोरस ने। और शासक कौन है उस समय के, तो वो है एंटीएल्किडस। ठीक है, ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि तक्षशिला में किसने भागवत वासुदेव को संप्रीत है ये, और गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाई है किसने, हेलियोडोरस ने। और समय शासक कौन है, वो है एंटीएल्किडस। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे शक या सीथियन। शकों को ही सीथियन भी कहा जाता है। तो हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक शासकों की कमजोरी का लाभ उठाकर शकों ने कंधार बलूचिस्तान पर नियंत्रण कायम किया। भारत में शकों की 2 शाखाएं आई थी। कौन कौन सी, मुरुंड और ईरानी। ठीक है, 2 शाखाएं आई थी भारत में शकों की, मुरुंड और ईरानी।
पहली शाखा उत्तरी मार्ग से भारत में आई और दूसरी शाखा दक्षिण भारत से भारत में आई। शकों की मुरुंड शाखा ने भारत के कुछ हिस्सों में तीसरी शताब्दी तक अपना प्रभाव बनाए रखा, परंतु मुरुंडों से ज़्यादा ईरानी शक सर्वाधिक प्रभावशाली रहे। तो सबसे प्रभावशाली कौन से रहे? ईरानी। ठीक है, याद रखना आपको ये। भारत आगमन के साथ ही शक विभिन्न क्षेत्रों और शाखाओं में विभक्त हो गए। भारत में शकों की 5 शाखाएं थीं और हर शाखा की अपनी राजधानी थी। तो देखिए, ये पहली बार बात करें यहाँ पर हम, तो भारत में शक जो हैं 2 शाखाओं में आए थे। कौन कौन सी? मुरुंड और ईरानी। ठीक है, और जब ये भारत में प्रवेश करते हैं ना, भारत में आगमन के साथ ही शक जो हैं विभिन्न क्षेत्रों में 5 भागों में बट जाते हैं। पहले तो 2 शाखाओं में आ रहे हैं और आगे चलकर ये भारत में कितने भागों में, 5 कितनी शाखाओं में बट गए? 5 शाखाओं में। तो यहाँ पर अलग अलग राजधानियाँ पूछ ली जाती हैं। तो भारत में अफगानिस्तान में अलग अलग भाग में थी। यहाँ पर हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भाग में थी, यानी अलग अलग भागों में अलग अलग थी। तो एक राजधानी थी अफगानिस्तान में। दूसरी की बात करें, दूसरी शाखा पंजाब में बसी जिसकी राजधानी तक्षशिला में थी। ठीक है, तीसरी शाखा मथुरा में बसी। चौथी शाखा ने अपनी सत्ता पश्चिमी भारत में स्थापित की, जहां उसने ईसा की 4वीं सदी के आरंभ तक शासन किया। ठीक है, शकों की 5वीं शाखा ने उत्तरी दक्कन पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी शाखा की कौन सी राजधानी रही है, कहाँ कहाँ पर इन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित किया। यहाँ पर एक उज्जैन के शासक की बहुत वर्णन मिलता है। इन्होंने, उज्जैन के एक राजा थे जिन्होंने शकों को 57-58 ईस्वी पूर्व में शकों को पराजित किया और एक संवत की शुरुआत की थी 58 ईस्वी पूर्व में। तो यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि विक्रम संवत की शुरुआत कब से हुई है? तो 58 ईस्वी पूर्व में हुई है और इन्होंने शकों को पराजित किया था, इसीलिए इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आगे चल के बहुत से शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, लेकिन विक्रमादित्य उपाधि की शुरुआत जो है यहाँ से हुई थी। उज्जैन के राजा ने शकों को सर्वप्रथम पराजित किया था, इसीलिए उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और विक्रम संवत चलाया था उन्होंने इसी उपलक्ष्य में। कब चलाया? 58 ईस्वी पूर्व में। तो ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है ये। बाद में विक्रमादित्य उपाधि सभी भारतीय शासकों की एक पसंदीदा उपाधि बन जाती है। भारतीय इतिहास में 14 विक्रमादित्यों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। गुप्त सम्राट जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उन्होंने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जो कि सबसे अधिक विख्यात हुए। तो ये ध्यान रखना है, विक्रमादित्य उपाधि की शुरुआत कहाँ से हुई है और सबसे विख्यात जो रहे वो कौन रहे थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है। शक शाखा में सबसे शक्तिशाली विख्यात जो शासक की बात करेंगे तो वो है रुद्रदमन प्रथम, जिसका शासन सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात के बड़े भाग पर था। ठीक है, इनकी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो देखेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो देखने वाले हैं। तो इन्होंने सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में एक लंबा अभिलेख जारी किया था। वो कौन सा था? तो वो था जूनागढ़ अभिलेख। तो सर्वप्रथम विशुद्ध संस्कृत भाषा में था ये जूनागढ़ अभिलेख। किसने चलाया था? रुद्रदमन प्रथम ने। रुद्रदमन प्रथम ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। इस बात की भी जानकारी हमें मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से। तो ध्यान रखना है, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके अतिरिक्त सम्राट अशोक ने भी इसकी यानी पूर्णोद्धार करवाया था। और जूनागढ़ अभिलेख से हमें वर्णन मिलता है कि रुद्रदमन फर्स्ट ने भी सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। रुद्रदमन फर्स्ट ने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी और रुद्रदमन के मुद्राओं से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि उन्होंने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी। अंतिम शक शासक की बात करें तो वो थे रुद्र सिंह सेकंड। अंतिम शक शासक जो कि रुद्र सिंह सेकंड हैं, इनको गुप्त शासक चंद्रगुप्त ने हराया और अपने साम्राज्य में यानी गुप्त साम्राज्य में इसको मिला लिया, शक साम्राज्य को। तो यहाँ पर ये टॉपिक कवर होता है। सर्वप्रथम हमने देखा इंडो ग्रीक को, वहाँ पर हमने शक्तिशाली शासकों की बात की। सर्वप्रथम हमने सेल्यूकस को देखा, फिर डियोडोरस को देखा, यूथिडेमस को देखा और फर्स्ट यवन आक्रमण को देखा, डेमेट्रियस फर्स्ट द्वारा जो किया गया था।
इसके बाद हमने शक शाखा को देखा। शक शाखा जो कि दो शाखाओं में भारत में आई थी और भारत में आकर 5 शाखाओं में बट गई थी। उज्जैन के राजा की बात की जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की सर्वप्रथम। उसके बाद हमने शक्तिशाली शक शासक की बात करी, रुद्रादमन की बात की, जिन्होंने विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया था, जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें सुदर्शन झील की मरम्मत का उल्लेख मिलता है। महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी उन्होंने, रुद्रादमन फर्स्ट ने। अंतिम शासक देखे हमने रुद्र सिंह सेकंड, जिनको किसने हराया? चंद्रगुप्त, यानी गुप्त शासक चंद्रगुप्त ने हराया और उनके साम्राज्य को यानी शक साम्राज्य को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इससे आगे पहलव वंश, कुषाण वंश को।